तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री का सेशन है और हिस्ट्री में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं, जिसमें हमने जो अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने से पहले की क्या कंडीशंस थी, सुल्तान बनने के दौरान क्या कंडीशंस थी, किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार करके सत्ता हथियाई। अब उसके सामने चैलेंज ये था कि उसने अपनी सत्ता को, या उसने जो कारनामा किया है, चाचा को मार करके खुद सुल्तान बना है, उस कारनामे को उसने जायज़ या वैध या लीगल ठहराना था अपनी जनता के सामने। जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो समस्याएं पैदा हुई थी, अब उन समस्याओं का सामना करना था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसी को हम कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से उनको उसने उन चैलेंजेस से पार पाने के लिए कोशिशें की। तो देखते हैं, मैंने यहाँ तक हम लोग आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। अब मैंने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने शुरुआती चुनौतियाँ या अर्ली चैलेंजेस। सबसे पहली बात तो यह है कि वो सुल्तान का हत्यारा है, लोगों की नज़र में, अमीरों की नज़र में सुल्तान का हत्यारा है, गद्दी का लीगल वारिस है नहीं, तो उसके ख़िलाफ़ लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में बगावत तो है ही है। ये चैलेंज है। गद्दी का लुटेरा है वो। अब जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत ही उदारतापूर्वक तरीके से राज किया था। मैंने आपको पहले बताया अभी, है ना, मलिक छज्जू की बगावत हुई, उसे माफ़ कर दिया। दिल्ली के आसपास बहुत सारे ठग डकैत और लुटेरे थे, उन्हें दिल्ली छोड़ करके केवल बंगाल पलायन का आदेश दे दिया बजाय उनका सफाया करने के। इसके अलावा एक बार आपने ध्यान भी दिया होगा, एक कोटेशन है उसकी जो उसकी अच्छाई को नहीं, उसकी कमजोरी को दिखाती है। हमीर देव की राजधानी क्या थी? रणथंबोर। हमीर देव की राजधानी रणथंबोर या रणथंबोर के किले को उसने घेर लिया, लेकिन उस किले पर हमले का साहस वो कर नहीं पाया और ये कहकर लौट आया कि ऐसे 1000 किलों को भी मैं एक मुसलमान के एक बाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। एक बार उसने कहा कि मैं एक बूढ़ा मुस्लिम हूँ और सल्तनत के लिए या गद्दी के लिए मुसलमानों का खून नहीं बहाऊँगा। तो भले ही ये उसकी हम अच्छाइयों को, वो अपनी अच्छाइयाँ दिखाना चाह रहा हो इसमें, लेकिन एक्चुअली उसमें उसकी कमजोरियाँ छिपी हुई थी। इन्हीं कमजोरियों की वजह से खिलजी एम्पायर में अब बगावतें आम हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, चोर ठग डकैत लुटेरे जो थे उनका हौसला बढ़ा हुआ था। तो इन सब से भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही पार पाना था। राजपूत बगावती हो चुके थे, बहुत सारे तुर्क सरदार बगावती हो चुके थे, मंगोल हमला लगातार जारी था। बलबन के समय में मंगोलों से सुरक्षा हुई थी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये जो सिलसिला था मंगोल हमलों का फिर से शुरू हो गया था। हालांकि बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन उभर के आया था जिसने मंगोलों का सामना किया? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, है ना। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के हमले फिर से आम हो गए थे, तो जनता परेशान थी। सल्तनत का जो आकार था वो सिकुड़ने लगा था। मैंने लिखा ना, सल्तनत के आकार में सिकुड़न, जगह जगह बगावतें होने लगी थी, बहुत सारे हिस्से जो थे एम्पायर से निकलने लगे थे, खजाना खाली हो चुका था। अनेक रियायतें न केवल जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत सारी रियायतें दी थी, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उसने ही बहुत सी रियायतें दी। मैंने आपको बताया ना कि जब वो कड़ा से चला दिल्ली की तरफ को, तो सारे रास्तों में जो भी गाँव कस्बे शहर उसके रास्ते में पड़े, वहाँ पर सब में वो सोना चांदी बांटता रहा। जलालुद्दीन खिलजी के समय में के जो इक़्तिदार थे उनको बहुत ही उदार मन से खालसा की ज़मीन थी, खालसा समझते हो बेटे, खालसा ज़मीन को और छोटा किया गया, उसे इक्तों के रूप में बांट दिया गया। मैंने आपको बताया था इक्ता क्या है। इक्ता, भारत में जो इक्ता प्रथा को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया वो मोहम्मद गोरी ने किया था, है ना। सबसे पहले जो इक्ता दिया गया था ऐबक को दिया गया था। सुल्तान क्या करते थे, जैसे आज भारत जो है ना, भारत में 28 राज्य हैं, है ना, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, राज्य जिलों में बटे हुए हैं। तो ये सारे तरीके हैं देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर अलग राज्यों में अलग राज्य सरकारें, है ना। केंद्र सरकार सीधे गवर्नर और सीएम को आदेश देती है या उनसे जुड़ी होती है, सीएम नीचे जिलों से जुड़ा होता, इसलिए पूरा देश जो है वो एक होकर के काम कर रहा है। कोई भी देश हो, चाहे वो सोवियत रूस हो, चाइना हो, सब ने अपने देश को इसी तरह से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट रखा है। तो इक्ता जो थे, इक्ताओं ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो रूप है वो तो बाद में लिया। सबसे पहले क्या था कि सुल्तानों के पास कैश कम था, अफ़गानिस्तान से, काबुल से पता नहीं कहाँ है, और यहाँ पर लूट मार करनी शुरू कर दी। ना कोई छापा खाना, ना कोई रेगुलर टैक्स की व्यवस्था, कुछ भी नहीं था, लूट ही था, जो कुछ भी था लूट था। तो अब इन्होंने सोल्जर भी रखने हैं और जो कमांडर हैं यानी कि सिपा सालार या सेनापति वो भी रखने हैं, और भी शासन प्रशासन में बहुत से लोग हैं जिनको सैलरी देनी है। कैश इनके पास था नहीं, तो सैलरी के बदले में ज़मीनें देते थे। अब ज़मीनों का मतलब ये नहीं था कि तुम सुल्तान की सेवा भी करो, ज़मीन में जाकर हल चलाओ, खेती भी करो, ना। ज़मीन जो है किसी ज़मींदार या जागीरदार की है जो अपने किसानों से उसमें खेती कराता। देखो एक चेन बन गई, सबसे नीचे किसान है, उसके ऊपर जो है ज़मींदार है, ज़मींदार के ऊपर इक़्तिदार है।
इलाका लूट लिया, इलाके पे कब्जा कर लिया। अब ज़मींदारों को मजबूर कर दिया गया कि हमें सुल्तान मानो, ठीक है साहब आप सुल्तान हैं, और जो हमारा प्रतिनिधि है जिसको कहा गया इक़्तिदार, उसको टैक्स दोगे, ठीक है साहब आपको देंगे, ठीक है या तो टैक्स दो, लगान दो, नहीं तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो। तो सुल्तान ने अपने सभी कर्मचारियों को, खास करके सैनिकों को, सिपा सालारों को सैलरी के बदले में ज़मीन देनी शुरू कर दी। ज़मीन का मतलब क्या था कि फला जगह का जो ज़मींदार है उससे टैक्स अब तुम वसूलोगे, है ना, उससे टैक्स तुम वसूलोगे। अलग अलग ज़मीनों को नाम दिया गया, इक्ता फला जगह का इक्ता तुम्हारा, यानी कि वहाँ से जो लगान है वो तुम्हें मिलेगा। ज़मींदार जो सरकार को लगान देता है अब वो तुम्हें मिलेगा, वहाँ का जो इक्ता है तुमको दिया गया, यानी कि वहाँ का लगान तुमको मिलेगा। अब इक्ता ज़मीन का टुकड़ा हो गया, उससे जो इनकम हो रही है जिसको दी जा रही है उसे कहा गया इक़्तिदार। इक़्तिदार की जिम्मेदारी दो तरफा थी, एक तो वो सुल्तान की सेवा में लगा रहेगा, सुल्तान ने उसको जो भी काम दिए हैं वो सारे के सारे काम जो है वो करेगा। दूसरी जिम्मेदारी उसकी क्या थी? दूसरी जिम्मेदारी उसकी ये थी कि वो अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगा, अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखेगा, शांति बहाली करेगा, ठीक है ना। और फिर उससे उम्मीद ये भी की गई थी कि अगर हो सके तो वो अपने इक्ता को फैलाएगा। फैलाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आसपास कोई और राजपूत रियासत है या अफगान या तुर्क रियासत है जो रियासत में शामिल नहीं है, जो एम्पायर में शामिल नहीं है, उसे लूटो और अपने इक्ता में मिलाओ, है ना। तो इन्हीं इक़्तिदारों ने सल्तनत को फैलाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था, है ना। इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था सुल्तान बनने से पहले? बदाऊं का, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक़्तिदार था? कड़ा का, कड़ा मानिकपुर का, है ना। चलिए खैर, तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने, हाँ खालसा ज़मीन में बता रहा था आपको, खालसा ज़मीन ऐसी ज़मीन होती थी जो किसी इक़्तिदार को नहीं दी जाती थी, जो सीधे सुल्तान के कब्ज़े में होती थी। सुल्तान के कब्ज़े में होने का मतलब यह है कि उस ज़मीन का जो लगान या रेवेन्यू था, उससे जितनी भी इनकम मिलती थी सरकार को, वो सीधे सुल्तान के ख़जाने में जाती थी, वहाँ पर कोई मीडिएटर नहीं होता था। तो इसने क्या किया, बहुत सारी खालसा ज़मीन को छोटे छोटे इक्ताओं में बांटा और अपने कमांडर्स को दे दिया। तो शुरुआत के 2-1 साल में इसने खालसा ज़मीन को इक्तों में बांटा, इक्तों को ऐसी खूब खुले मन से दे दिया, पता नहीं है कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना साहब, मैं फला जगह आपकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास इतने घुड़सवार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वह, हाँ भाई तुम्हें ये इक्ता, तुम्हें वो इक्ता, तुम्हें वो इक्ता, क्योंकि उस समय वो संकट के काल में था, उसने अपने एम्पायर को जो है कि बढ़ाना था, लोगों को अपने साथ मिलाना था। तो शुरुआत में तो खुले हाथ से, खुले मन से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लेकिन अब आप देखो ना, अगर करप्शन आम हो जाए, चोरी डकैती लूट आम हो जाए, लोगों के पास बेहिसाब किताब पैसा हो जाए, तो महंगाई तो बढ़ी जाएगी। कैसे बढ़े भाई? चोर डकैती ठगी करने लगे लोग, है ना, अवैध खनन हो जाए, है ना, और लोग सरकार को टैक्स ना दें, जीएसटी चोरी हो जाए, तो लोग पास खूब पैसा आ जाएगा। फिर तो ले, अब क्रेटा खरीदी जा रही है, तो अब ब्रेजा खरीदी जा रही है, अब थार खरीदी जा रही है ना, और घी 1 किलो की जगह 2 किलो खरीदा जा रहा है, तो महंगाई बढ़ जाती है। इससे दिक्कत, महंगाई बढ़ने से सरकार को भी दिक्कत होती है, और जो आम आदमी है, हम आप जैसा ना, हम आप जैसा, उसको भी दिक्कत होती है। हम आप जैसे तो आम आदमी है ना, अगर खासम खास होते, बहुत पैसा होता तो यहाँ कोचिंग में बैठे होते गर्मी सर्दी में, हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते, बिजनेस कर रहे होते, पिताजी का बहुत बड़ा व्यवसाय होता, हम उसके वारिस होते, है ना भाई। पिताजी ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा अपने बिजनेस का, अब जो घर में बच्चा पैदा हुआ वो ऑटोमेटिकली उसका वारिस हो गया, वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगा, कॉलेज की एजुकेशन पूरा करेगा, 2-4 साल अपनी ज़िंदगी जिएगा, उसके बाद फिर आके अपने बिजनेस में बैठ जाएगा। बहुत से लोग इसलिए बिजनेस को अच्छा समझते हैं। हम आप लोग जो हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 35, 40 साल की उम्र तक, फिर एक नौकरी पाएंगे, 18-19 साल नौकरी हम करेंगे, फिर शादी ब्याह होगा, हमारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, फिर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, है ना। तो खैर सरकारी नौकरी जो है सुरक्षित है, सेफ पैसा है ना, कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव भी होते हैं, है ना, कब बिजनेस ठप हो जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन साहब बिजनेस एक बार जम गया तो अब फिर सारी की सारी जो वारिस हैं वो सारे के सारे उसको खाएंगे, है ना। तो अलग चीज़ है। तो कहाँ थे सिकुड़ने लगा था, खालसा का बंटवारा होने लगा था, वगैरह वगैरह। नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ था जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारे रिच लोग समाज में पैदा हो गए, तो उसका नुकसान आम आदमी को होना शुरू हो गया। देखो, एक तो वो होता है ना कि दाम मत बता, तो ये बता देगा कितने का। मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, ना कभी इतने की दूंगा, है ना। भाई अभी तरबूज खरीदने निकलो, कितने रुपए किलो? 30 रुपये किलो है। इतना छोटा सा तरबूज जो होता है वो कितने का होता है? 2 किलो होता है 60 रुपये का। तो आम आदमी उसको खरीदने से पहले सोचता है। बाकी जो बड़ी कार आ रही ना SUV, उसमें से AC चल रहा है, अंदर हल्का सा शीशा खुलता है, जरा 5 किलो पैक कर देना, और शीशा बंद हो जाता है ना। अब ऐसे लोग तो कम है ना। अब ये लोग महंगाई बढ़ा देते हैं। हम तुम गए उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं, कह रहे 30 नहीं 25 लगा ले, 25 का है तो 20 लगा ले, 20 का तो 15 कर देना। हम तुम अरे करते हैं ना बार्गेनिंग, सब करते हैं, कोई खुलेआम करता है, कोई छुप छुप के करता है।
तो वो हमारी तरफ को देखता नहीं है, उसे पता है पीछे से कार आ रही होगी, उसमें से शीशा खुलेगा और वो 30 की जगह 35 का लेके जाएगा। तो महंगाई बढ़ने का जो नुकसान होता है गरीब आदमी को, जो मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग हैं उनको होता है। अमीर आदमी के लिए महंगाई का कुछ मतलब नहीं है ना, वो तो दाम बताओ, वो तो ताजमहल खरीद लें, आप बेचो ताजमहल, अभी इंडिया में न जाने कितने अमीर निकल के आ जाएंगे, ताजमहल खरीद लेंगे, बेचो तो, है ना। तो खैर वो तो हमारी धरोहर हैं, वो थोड़ी बिकेंगी। तो साहब अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब धन का उदार वितरण हुआ तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ गया इफरात में, इससे महंगाई बढ़ गई। इससे लोग जो आम आदमी हैं, आम आदमी ज़्यादा होते हैं ना, अमीर तो बहुत कम है ना, गरीब ज़्यादा है, आम आदमी को नुकसान हुआ। इसके अलावा सरकार को भी इससे नुकसान हुआ। सरकार को महंगाई बढ़ने से क्या नुकसान होगा जीशान तुम बताओ, महंगाई बढ़ने से सरकार को क्या नुकसान हो रहा है। चलिए खैर इतना समय नहीं है लाइव क्लास में। एक नुकसान तो सरकार को ये होगा कि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा भरेगा, है ना। मैंने अभी ना पिछले पार्ट में बताया कि हमारे लिए सरकार का मतलब क्या है, हमारे लिए सरकार कौन सी अच्छी है, हमें कोई सताए ना, चोरी डकैती ना हो, पुलिस ना सताए हमें, स्थानीय जो लुटेरे हैं वो हमें ना सताएं, आसपास सड़कें बेहतर हों, है ना, बिजली पानी गैस हमें आराम से मिलता रहे, एजुकेशन बहुत महंगी ना हो, हेल्थ बहुत महंगी ना हो, वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो फिर हम कुल बुलाने लगते हैं, कुल बुलाने लगते हैं। बेरोज़गारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो हम लोग कुल बुलाने लगते हैं। तो जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले जो सरकार की जो इमेज है वो लोगों की नज़र में ख़राब होती है, एक बात। दूसरी बात, महंगाई बढ़ने का सरकार को भी नुकसान होता है ना भाई, सरकार को भी तो अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी ना। होता ना महंगाई भत्ता, हर 6 महीने बाद डीए बढ़ता है ना, आज भी बढ़ता है ना, तो हर 6 महीने बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो उसी हिसाब से बढ़ता है। महंगाई ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़ेगा, कम है तो कम बढ़ेगा। तो महंगाई बढ़ने से सरकार के खर्चे बढ़ते हैं। सरकार न केवल अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है बल्कि सरकार भी अपनी ज़रूरत के साथ सामान खरीदती है, तो उसे ही वो बाजार दाम में मिलेंगे। ये थोड़ी है कि सरकार ने खरीदी है भाई सरकार को कम दाम में दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो सरकार का खर्च ही बढ़ता है, सरकार का खजाना भी खाली होने लगता है। और एक स्तर के बाद जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उससे रोज़गार, कारोबार, व्यापार जो है वो सारे के सारे ठप हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की जब हम बात करेंगे तब करेंगे जब हम आपको अर्थशास्त्र में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति पढ़ाएंगे। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके समय महंगाई बहुत बढ़ गई और जो खास लोग थे उनके हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। अब जो अमीर थे ना वो बिल्कुल बेखौफ हो गए थे, उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो सुल्तान के खिलाफ ही साजिशें करने लगे कि अलाउद्दीन खिलजी को हटाओ, अब किसी नए को बनाओ। अच्छा, तुर्क जो थे ना, तुर्क अमीर जो थे, मुट्ठी भर लोग आए थे, ये संख्या में बहुत थोड़े थे, तो आपस में ये शादी विवाह के बंधन से बंधे हुए थे। कोई किसी का समधी है, कोई किसी का बुआ, कोई किसी की बुआ, कोई किसी का नाना, चाचा, तब सब आपस में थे। तो अगर सुल्तान किसी एक को पनिशमेंट दे रहा है, अगर एक के खिलाफ हो रहा है ना भाई, एक ने मान लो गड़बड़ कर दी, किसी एक ने गड़बड़ कर दी, अब सुल्तान ने उसे अरेस्ट करवा लिया, उसे कोड़े लगाने का आदेश दे दिया, तो उसकी फेवर में सैकड़ों आ गए, कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। खबर है ना, सुल्तान अगर किसी एक बगावती को पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहा है तो उसके फेवर में सैकड़ों आ गए, ये क्या हो रहा है, खबर है ना, ये क्या हो रहा है। इसके अलावा सुल्तान को अपने गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि फला जगह आपके खिलाफ साजिश हो रही है और फला जगह आपके खिलाफ साजिश हो रही है। सुल्तान बड़ा परेशान। इसकी एक मिसाल ये भी है कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत हुई, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आगे बताऊंगा मैं आपको। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 2 खास बगावतें हुई, एक उसके भतीजे अकद खान ने उसके खिलाफ बगावत की और दूसरा नए मुसलमानों का। गुजरात को जब नुसरत खान ने लूटा तो नए मुसलमान कौन थे ये? इमरान किसके समय में पैदा हुए नए मुसलमान? हाँ, किस सुल्तान के समय में पैदा हुए नए मुसलमान? बलबन के समय में। तो नए मुसलमान जो थे उन्होंने लूट के माल में हिस्से को लेकर के बगावत कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, समझ रहे? इसके अलावा हाजी मौला और सीधी मौला, अब मैं नाम भूल रहा हूँ कि इसमें से सीधी मौला किसके समय में, हाजी मौला किसके समय में। हाजी मौला की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और सीधी मौला की हत्या करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कहते हैं कि सीधी मौला जो थे ये कोई धनवान सूफी संत थे दिल्ली के, और इन पर आरोप लगाया था कि ये भी सुल्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो सीधी मौला की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये देखा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और जो अमीर हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए समझते हो, जो शासन और जनता के बीच में जो बिचौलिए हैं। अभी आप देखो, जैसे जो पटवारी है ना, पटवारी का मुख्य काम किसी ज़माने में होता था ज़मीन के जो रिकॉर्ड है उनका हिसाब किताब रखना और लोगों से लगान वसूलना, ये काम होता था। पटवारी के ऊपर कानून गो होते थे, ठीक है ना, और कानून गो के ऊपर होता था आमिल, जिसे आप आज का SDM कह सकते हो। आज का जो SDM है ना, उस दौर में आमिल होता था। आमिल का पद सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आज का जो SP है, SP SSP है, उसे आप शिकदार कह सकते हो, नहीं मुंसिफ कह सकते हो।
चलिए खैर छोड़िए, सिकदार मुंसिफ जो भी है, मैं कहाँ को चलने लगा। तो जो आमिल है, आमिल का जो आज जो वर्तमान एसडीएम है ना, जिसे आप कहते हो परगना अधिकारी, तो ये पद सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में अस्तित्व में आया था। खैर जो भी है, तो अब वो ये देखता है कि जो ये पटवारी शब्द तो उस समय भी था, अब वहीं पर एक शब्द आते हैं खुत, मुकद्दम और चौधरी। खुत, मुकद्दम, चौधरी, ये जो थे ना, ये बिचौलिए थे। बिचौली किसमें? लगान वसूली के एजेंट थे। इनमें सबसे नीचे होता था खुद, फिर होता था मुकद्दम और फिर होता था चौधरी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चौधरी के नीचे मुकद्दम, मुकद्दम के नीचे खुद। ये एक्चुअली क्या है कि 2-4 गांव का कमीशन एजेंट खुद, उससे ज़्यादा गांव का कमीशन एजेंट मुकद्दम और उससे ज़्यादा गांव का कमीशन एजेंट चौधरी। इनका ये खानदानी लोग होते थे। खानदानी लोग का मतलब कुलीन नहीं, यानी कि मान लीजिए मैं खुद हूँ तो मेरा बच्चा भी खुद हो जाएगा, मेरे के बाद उसके बाद उसका बच्चा खुद हो जाएगा, मुकद्दम हो जाएगा, चौधरी हो जाएगा। ये थे वसूली एजेंट। इनका जिम्मा था किसानों से लगान वसूलना और लगान वसूल करके इक़्तादार को दे देना, जो लोकल इक़्तादार है उसको दे देना। इनको हम कहते थे खुद, मुकद्दम और चौधरी। ये वसूली एजेंट थे। अच्छा, इनको सरकार से तनख्वाह नहीं मिलती थी, सुल्तान से इनको सैलरी या तनख्वाह नहीं मिलती थी, इन्हें सुल्तान से वसूली में अपना हिस्सा मिलता था। इन्हें जो मिलता था, अच्छा मैं कहूँ टाइम जा कहाँ रहा है, सामने घड़ी बंद हो गई है, सामने 5:15 बजे दिख रहे हो, एक्चुअली जो 6 बज गए। मैं तो लोग सो क्यों रहे हैं, समय हो गया छुट्टी का, है ना। खैर कहाँ थे मैं? खुद, मुकद्दम और चौधरी। तो ये जो थे, जिसने जाना चले जाना, तो ये सरकारी कर्मचारी तो थे, लेकिन सरकारी खजाने से इनको इनकम नहीं मिलती थी, सैलरी नहीं मिलती थी। इन्हें मिलता था वसूली में हिस्सा। सरकार की तरफ से ये कमीशन एजेंट थे। लगान वसूलो, ज़मींदार से, किसान से लगान वसूलो, उसमें एक हिस्सा अपने पास रखो, कल परसों छुट्टी है, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा अपने पास रखो, जो तुम्हारा उसमें वो एक सैलरी के रूप में तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा, और बाकी हिस्सा जो है वो सुल्तान के पास भेज दो। अच्छा, अब जलालुद्दीन खिलजी के समय में और अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती समय में जब इन पर कंट्रोल ना रहा, तो हुआ ये कि इन्होंने भी करप्शन शुरू कर दिया। करप्शन के इनके 2 रूप थे। एक तो इनके पास अपनी पर्सनल ज़मीन भी होती थी, खुतों, मुकद्दमों, चौधरियों के बीच पास अपनी पर्सनल ज़मीन भी होती थी, ये ज़मींदार भी थे ये। तो अक्सर क्या होता था कि अपनी ज़मीन को कम करके दिखाते थे सरकारी रिकॉर्ड में। अच्छा, इनके करप्शन का भागीदार कौन था? पटवारी। उस समय जो पटवारी होता था वो इनके करप्शन का भागीदार था, पटवारी कानून को, ये इनके करप्शन के भागीदार थे। पटवारी का जिम्मा क्या था कि जो पटवारी और कानून के जिम्मे थे कि वो ज़मीनों के रिकॉर्ड रखे, किस किसान के, किस जिम्मेदार के पास कितनी ज़मीन है इसका रिकॉर्ड रखे, और किस परगना से, किस क्षेत्र से कितनी इनकम हो रही है उसका हिसाब रखे। उससे सुल्तान को पता चलता रहता था कि भाई रिवेन्यू पूरा आ रहा या नहीं आ रहा, कम आ रहा या ज़्यादा आ रहा, इसका पता चलता रहता था। अब पटवारी, कानून को, खुद, मुकद्दम और चौधरी ये आपस में मिल गए, क्योंकि इन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा था। तो खुद, मुकद्दम और चौधरी जो थे वो अपनी ज़मीन का लगान छुपाने लगे, अपनी ज़मीन को कम करके दिखाने लगे, एक बात। और दूसरी बात जो है, किसानों से जो एक्चुअल मिल रहा है सुल्तान के पास उसमें बहुत कम जा रहा है, अक्सर दिखाने लगे, ज़मीन का आकार कम दिखाने लगे। और साथ ही साथ ये कहा भाई इस पैदाइश जो पैदावार जो है वो कम हुई है, तो जाहिर सी बात है सुल्तान को भी हिस्सा कम मिलेगा, ठीक है ना। तो तरह तरह से इनके करप्शन के तरीके थे, और इनके करप्शन से हो क्या रहा था कि जो खजाना था, सुल्तान का जो खजाना था उसमें बहुत लॉस हो रहा था। तो खुद, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, कानून को आमिल अमीर थे, और सुल्तान जो था वो लगातार गरीब होता जा रहा था, खजाना लगातार खाली होता जा रहा था। अब इन सब समस्याओं से पार पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अलग अलग आदेश निकाले, जिन्हें हम कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के 4 नैंड्स या अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश। अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश, उसमें क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। मैंने ये लिखा है तात्कालिक उपाय, इमीडिएट, है ना। आज वो सागर दी बोटी लेती इंडिका चला, है ना, वो क्या इमीडिएटली या इमीडिएटली, आजकल गाना खूब चल रहा है ना, सागर दी बोटी, सुना नहीं है आपने, है ना। हाँ, तो इमीडिएटली माने तात्कालिक, यानी कि उसी समय के। इमीडिएट का मतलब वैसे जल्दी करना होता, लेकिन इमीडिएट का मतलब तात्कालिक। तो उसी समय के उसने, भाई मेरे पास अभी आपको बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तुरंत आपको बुखार उतारने की दवाई देगा, है ना, जिससे कि एक बार आपका बुखार उतर जाए। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, मरे जा रहे हैं आप, है ना, पेट का दर्द बड़ा बुरा होता, पेट का दर्द, दांत का दर्द, अरे बाबा, है ना। हाँ, तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले आपको पेन किलर देगा, उसके बाद फिर जो है कि मर्ज जो है आपका उसकी गहराई में जाएगा, फिर देखेगा कि आखिर में पेट में दर्द हो क्यों रहा है या दांत में दर्द इसके हो क्यों रहा है ना, ऐसे तो होता है। तो तात्कालिक उपाय के रूप में उसने 4 अध्यादेश या 4 आदेश निकाले। 1 मिनट रोक देना, कोई मिलने आया शायद। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश या 4 आदेश जारी किए। तो उसमें सबसे पहला था
अवैध इनाम, इक्ता, वक्फ, मिल्क आदि की जब्ती और उन्हें खालसा में मिला लेना। अब बात ये आती है कि ये इनाम, वक्फ, मिल्क वगैरह क्या है ये। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इनाम, इक्ता, वक्फ और मिल्क। इक्ता मैं आपको यहाँ पर काफ़ी पहले समझा चुका हूँ, है ना, कई बार हुई। यहाँ पर वक्फ का मतलब है ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जागीर जो धार्मिक संस्थानों या धार्मिक व्यक्तियों को दी जाए। धार्मिक व्यक्ति का मतलब जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो बहुत सारे पुरोहित, मंदिर के पुजारी। मुस्लिम धर्म की अगर बात कहें तो मस्जिदों के इमाम, बहुत सारे उलेमा, है ना, हाफिज़। इन लोगों के भरण पोषण के लिए जो जागीर या जो ज़मीन दी जाती थी उसे कहते थे वक्फ। आज भी आप सुनते हो ना कि भाई ये वक्फ की ज़मीन है, सुनते हो ना, मुस्लिमों में ये वक्फ की ज़मीन है, तो पहले से चले आ रही है। तो उस ज़मीन को हम कहते हैं वक्फ की ज़मीन। वक्फ की ज़मीन का मालिक कोई नहीं होता है। जिस धार्मिक व्यक्ति या संस्थान को ज़मीन दी जाती है वही उसका मालिक होता है। उसे बेचने, खुर्द-बुर्द करने का अधिकार नहीं होता है। यह है कि उससे जो भी कमाई होगी वो जिसको दी गई है उसके वेलफेयर पर खर्च हो जाएगी। मिल्क का मतलब क्या हो गया। अब जो वक्फ है ना उसमें आपने क्या कहा कि आप उसको बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसी तरह से किसी धार्मिक संस्थान या व्यक्ति को इस तरह से जगह दे दी गई कि वो उसका स्वामी हो गया, मालिक हो गया, वो उसको खरीद बेच भी सकता है, गिरवी ठेके पे भी दे सकता है, तो वो हो गई मिल्क। है ये भी जागीरी, ठीक है ना, है ये भी जागीरी। और इसी तरह से इनाम जो है वो किसी को भी दिया जा सकता था। राजा या सुल्तान किसी से भी खुश हो गया, वो खुश होकर के उसको जागीर दे दी कि भाई अब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई, उसको कहते थे हम इनाम। तो ये सारी की सारी जागीरों या ज़मीनों का रूप होता था, इनाम, इक्ता, वक्फ और मिल्क। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये खुले हाथों से बांटे गए। इसके अलावा जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसके समय में ये खूब बांटे गए। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों के हाथ से पैसा खींचने के लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत हो गया था, खास करके जो अमीर लोग थे उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था। पैसा होने की वजह से बहुत उद्दंडी या बगावती या विद्रोही हो गए थे। तो अब उसका मकसद था लोगों के हाथ से पैसा खींचना। तो पैसा खींचने के लिए उसने सारे जो इनाम, इक्ता, वक्फ, मिल्क जो हैं उनकी जाँच कराई और उसमें जो भी इलीगल थे, जो भी अवैध जो भी थे उनको जब्त कर लिया और जब्त करके खालसा ज़मीन में मिला दिया। खालसा ज़मीन कौन सी है, मैंने आपको बताया, ऐसी ज़मीन जो किसी को भी इनाम, वक्फ, मिल्क, इक्ता या जागीर के रूप में नहीं दी जाती थी। वहाँ से जितना भी रेवेन्यू होता था वो सीधे सुल्तान के ख़जाने में जमा होता था। जैसे आजकल आप देखते हो ना, कई तरह के टैक्सेस हैं। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र सरकार वसूलती है, वो केंद्र सरकार के ख़जाने में जाते हैं। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बंट जाते हैं। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केवल राज्य सरकार वसूलती है। तो खालसा ऐसी ज़मीन थी जिससे मिलने वाली सारी इनकम सीधे केंद्र सरकार यानी कि सुल्तान के ख़जाने में जाती थी। तो इससे उसको बहुत सारी इनकम हुई। जितने भी अवैध जागीरें थी जो उसने जब्त की, वो जब्त करके खालसा मिला दी, तो उसके ख़जाने में बहुत सारी इनकम हुई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दिल्ली में शराबबंदी, इसे कहते हैं दिल्ली में मद्य निषेध या दिल्ली में शराबबंदी। दिल्ली का मतलब राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में उसने देखा कि लोग जो हैं आपसी समारोह होते हैं, समारोह में शराब की पार्टी चलती हैं, नशे किए जाते हैं और नशे में पैसे, दौलत के और शराब के नशे में लोग सुल्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो उसने दिल्ली में शराबबंदी लगा दी कि आप दिल्ली में ना तो शराब बिकेगी और ना ही कोई खुलेआम शराब पिएगा, समारोहों में शराब नहीं चलेगी, शराब नहीं परोसी जाएगी। तीसरा, अमीरों के आपसी मेलजोल पर रोक। अब अमीरों के आपसी मेलजोल पर रोक का मतलब क्या है कि उस समय के अमीर मतलब सरदार, जो ब्यूरोक्रेट्स है, टॉप लीडरशिप, जो बड़े बड़े सरदार थे या इक़्तिदार थे या प्रशासन में, सरकार में, सुल्तान के पास ऊंचे रसूखदार पदों पर बैठे हुए थे, उन्हें अमीर कहते थे। मुग़लों के समय में इनको क्या कहा गया था, मनसबदार कहा गया था। और जो राजपूत राजा थे उनके समय में इनको क्या कहा गया था, सामंत कहा गया था। ठीक है। तो अमीरों के आपसी मेलजोल का मतलब ये है कि अगर इन्होंने एक दूसरे से किसी के बेटे बेटी की शादी करनी है तो पहले सुल्तान से परमिशन लेनी होगी। सुल्तान चाहेगा तो एक दूसरे के यहाँ विवाह संबंध करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। इसके अलावा इनकी जो आपसी पार्टियाँ होती थी, शराब की पार्टियाँ, समारोह वगैरह होते थे, उन पर भी रोक लगा दी। अच्छा, इनके आपसी शादियों पर रोक क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई कि शादी के बंधनों में बंधने के बाद ये एक गुट के रूप में हो जाते थे और अक्सर सुल्तान के खिलाफ बगावतें करने लगते थे। ठीक है। तो अमीरों के आपसी मेलजोल पर रोक लगाई। और दिल्ली में निषेधाज्ञा, जैसे आजकल होता है ना, अक्सर आप लोग सुनते हो कि भाई निषेधाज्ञा लागू हो गई है, जिसे हम धारा 144 भी कहते हैं। तो अगर लोगों के इकट्ठा होने से बलवा होने का डर हो, है ना, शांति व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होने का डर हो, तो डीएम को ये आदेश है
धारा 144 के तहत, आईपीसी की धारा 144 के तहत वो आदेश जारी कर सकता है, कहीं भी 4 या उससे ज़्यादा लोग खड़े नहीं होंगे, उसी को कहते हैं धारा 144। तो इसने दिल्ली में एक जगह पर 4 या उससे ज़्यादा लोगों के खड़े होने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो इनको कहा गया भाई अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश। इससे क्या हुआ कि फौरी तौर पर उसके खिलाफ जो बगावतें हो रही थी या लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था उसको कंट्रोल करने में जो है कि हेल्प मिली। अब लंबे समय के लिए उसने जो उपाय किए इन समस्याओं से निपटने के लिए, महंगाई की रोकथाम के लिए, उनको कहा गया दीर्घकालिक उपाय या लंबे समय के उपाय। इनकी बात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।